मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, संविधान संशोधन को लेकर पूरे नेपाल में खलबली मच गई है। ये दो सत्ताधारी पार्टी जिस तरह का नाटक कर रहे हैं उससे सभी जनता अभी आश्चर्यजनक महसूस कर रहे हैं। पिछले दिनों मैं बता दूं, जो एमाले केंद्रीय समिति की बैठक हुई उसमें भी इसकी चर्चा हुई। उधर कांग्रेस के सत्ताधारी जो हैं वो भी इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बात कुछ बोली जाती है, काम कुछ और होता है। बात कहीं से आई और अचानक आज के अखबारों में अगर देखिएगा तो पता चला है कि जो चुनाव आयोग प्रस्तुत किया था उसको गृह मंत्रालय ने उस प्रतिवेदन में संशोधन करके जो थ्रेशहोल्ड है उस थ्रेशहोल्ड को बढ़ाकर पेश करने के लिए कानून मंत्रालय में भेज दिया है। ये अचानक 3% और 5%, यानी कि जो सदर मत है उसका 3% प्रदेश में और 5% केंद्र में, यह समानुपातिक के लिए कल पेश किया गया। अब इससे होगा क्या कि जितना छोटा दल है वो सभी आउट हो जाएंगे, यानी कि अब राज केवल यही दो सत्ताधारी पार्टी एमाले और कांग्रेस करेंगे। लेकिन इनको भी आपस में नहीं बन रही है। मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ कि यही मंगलवार को जो एमाले अध्यक्ष अपना केंद्रीय समिति में रखे हैं प्रस्ताव, वह इस तरह बरगलाने का स्थिति पैदा कर दिए हैं, यानी कि लोगों में असमंजस पैदा करके और तब काम कराने की स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं। मैं ठीक आपको वही सुना रहा हूँ जो एमाले अध्यक्ष पेश किए हैं अपनी केंद्रीय समिति में। आइए मैं उन्हीं पर बात कर रहा हूं। श्री के.पी. शर्मा ओली की यह जो प्रतिवेदन है उस पर माने यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा संविधान संशोधन के विषय में एक तरफा निर्णय लेने से सत्ता पक्ष में खलबली मच गई है, और यह सत्ता पक्ष में ही नहीं पूरे देश की राजनीति में खलबली पैदा कर दी है। प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने अपनी पार्टी एमाले की केंद्रीय समिति की बैठक का समापन करते हुए संविधान संशोधन की समय सीमा को लेकर विचार व्यक्त किया है। अब यह विचार इस तरह रखा गया है ओली साहब द्वारा, जो उनके पार्टी में ही भी वहां पर हो गया कि ये प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं। असोज 72 में जब संविधान लागू किया गया था तब ओली साहब प्रधानमंत्री नहीं थे, सत्ता से बाहर थे, लेकिन इस संविधान पर पूरा सहमति उन्होंने प्रदान की थी, यानी कि उनके बलबूता पर संविधान निकला था। अपने पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल का 2 वर्ष वो बिताए थे। और ठीक हम यही मंगलवार की बात करते हैं। मंगलवार को केंद्रीय समिति की बैठक के समापन भाषण के दौरान ओली साहब ने कहा संविधान में कुछ त्रुटियां हैं। अब देखिए, उस समय उनको कुछ त्रुटि नहीं नजर आई, अभी वो त्रुटियां बता रहे हैं और वो बता रहे हैं कि वो संशोधन करना जरूरी है। लेकिन उन्होंने संशोधन का जो डेट बताया वह देखिए आश्चर्यजनक है कि यह काम सिर्फ 2087 में होगा। अब उनके बोलते समय कुछ नेताओं ने यह सुधारने की कोशिश जरूर की, जो ये 83 को 87 तो नहीं कह रहे हैं ओली साहब, लेकिन सभी नेता पीछे हट जाते हैं। अब यहाँ बताया जाता है कि देखिए, ये माले का मतलब ही है के.पी. शर्मा ओली, और के.पी. शर्मा ओली का मतलब है एमाले। बस पूरे देश में लोग यही जानता है, वहाँ ओली के सिवा और कोई व्यक्ति नहीं है। अब बताइए कि यह 10 साल पुराना संविधान है
और अब ये संशोधन का उनके अनुसार 6 वर्षों के बाद होगा। तो ये क्या नाटक दिखा रहे हैं? प्रधानमंत्री के इस बयान से सत्ता पक्ष में खलबली मच गई है। इसकी 2 पृष्ठभूमि है। पहला, 17 आषाढ़ को कांग्रेस और एमाले के बीच हुए 7 सूत्री समझौते के दूसरे बिंदु में उन्होंने संविधान में जरूरी संशोधन के तौर तरीकों की बात की थी। प्रधानमंत्री ने अब जो अभिव्यक्ति दी है उसमें वह सहमति बिल्कुल ही नहीं है। कांग्रेस और एमाले के बीच हुए सत्ता समझौते में लिखा था, इसको गौर से सुनिए, राष्ट्रीय सर्वसम्मति की सरकार संविधान के लागू होने के बाद व्यवहार में सामने आई ताकतों, कमजोरियों और जटिलताओं की समीक्षा करेगी और संविधान में आवश्यक संशोधनों को प्राथमिकता देगी और राजनीतिक स्थिरता के लिए उचित कानूनों का निर्माण करेगी। दूसरा, दोनों पार्टियों ने 2 बड़ी पार्टियों के बीच इस शक्ति सहमति को एक कदम आगे बढ़ाते हुए 9 गते पूस को एक कार्य समूह बनाने का फैसला किया। अब इस बात पर सहमति बनी कि कांग्रेस एमाले कार्य समूह में उन नेताओं को रखकर 3 प्रतिनिधि भेजेंगे जो अतीत में संविधान सभा के सदस्य और संसद सदस्य रह चुके हैं, यानी कि उसमें पूर्ण बहादुर खड़का, श्री ईश्वर पोखरेल और कांग्रेस महासचिव गगन थापा जैसे नेताओं के साथ कांग्रेस और एमाले द्वारा गठित उच्च स्तरीय तंत्र के एक सदस्य ने अगले दिन मीडिया को बताया, अगले वर्ष में संविधान 10 साल पूरे हो जाएंगे। इसके साथ ही इसे समयबद्ध तरीके से संशोधित करके शुरू करने का निर्णय लिया जाएगा। ये बात उस समय हुई। अब ये थापा के मुताबिक दोनों सत्तारूढ़ दलों के बीच संविधान संशोधन एजेंडे को लेकर एक आम राय कायम करने और उस राय के आधार पर अन्य दलों से बातचीत करने पर सहमति बन गई थी। दोनों पार्टियों ने उन मुद्दों पर भी चर्चा की जिन्हें मुख्य विपक्षी माओवादी केंद्र सहित विभिन्न पार्टियों के साथ संशोधन के लिए उठाया जा सकता है। लेकिन मंगलवार को एमाले बैठक में प्रधानमंत्री ओली द्वारा दी गई अभिव्यक्ति 9 पूस के सत्तारूढ़ दल की चर्चा की भावना के प्रतिनिधित्व नहीं करती है, ठीक उसका विपरीत है। इसलिए सत्ताधारी नेताओं ने ओली के बयान का खंडन करना शुरू कर दिया है। इसी पर सबसे पहले तो कांग्रेस के एक और महासचिव विश्व प्रकाश शर्मा ही बुधवार को अपने गृह जिला झापा पहुंचे थे और वहीं से उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अगर यह संशोधन 87 में होगा तो मैं विनम्रतापूर्वक इससे असहमत होना चाहता हूं। यहाँ शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि 7 सूत्री समझौते पर सहमति बनने के बाद अब संविधान संशोधन जरूरी है और उन्होंने उसी आधार पर ही टिप्पणी करने की मांग की है प्रधानमंत्री से। अब प्रधानमंत्री ओली की टिप्पणियों को लेकर न केवल सत्तारूढ़ गठबंधन में बल्कि पूरे राजनीतिक दायरे में अलग अलग कोनों से टिप्पणियां शुरू हो गई हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह टिप्पणी संविधान में संशोधन न करने की चाल है, यानी कि ओली साहब को जब जो मन में आता है बोल देते हैं और इससे यह संशोधन को आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि संविधान संशोधन के लिए तो आवश्यक सीट सही चाहिए, संख्या चाहिए, जो संख्या इनको अभी पूरा नहीं दिख रही है। प्रधानमंत्री के बयान का मतलब यह नहीं है कि हम संविधान में संशोधन से पीछे हट गए हैं। होमवर्क करने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से राष्ट्रीय राजनीतिक सहमति बनाने की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह कहा होगा, जो कि यह उन्हीं के पार्टी के सचिव एमाले सचिव योगेश भट्टराई कहते हैं। अब वो थोड़ा इस पर लिपापोती जरूर कर रहे हैं। भट्टराई जी का दावा है
कि चूंकि सत्तारूढ़ दल कांग्रेस और एमाले दोनों संशोधन को लेकर गंभीर है। भट्टराई जी का मानना है कि इसलिए समूह बनाकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उनके अनुसार इसमें वक्त लग सकता है, क्योंकि संसद में सिर्फ वैचारिक बहस ही नहीं, अंत में संख्या भी निर्णायक होती है। अब इनको तो पता था पहले कि इनकी संख्या नहीं पूरेगी, तब इन्होंने संविधान संशोधन को सत्ता टिकाने का एक बहाना बना चुका है। नेताओं ने इस बात का भी आकलन किया है कि माओवादी केंद्र अब नेशनल असेंबली में मजबूत स्थिति में है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि माओवादी पार्टी के नारायण दाहाल उच्च सदन के अध्यक्ष हैं, एमाले ने दूसरे पक्ष पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की है, जहां राष्ट्रीय असेंबली में संविधान में संशोधन में निर्णायक हो सकती है, वहां इनको दिक्कत हो सकता है। लेकिन माओवादी केंद्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ का कहना है कि अब यह पुष्टि हो गई है कि सरकार गठन के औचित्य, यानी कि जो सत्ता गठन के औचित्य को छिपाने के लिए संविधान संशोधन का नारा दिया गया था। उन्होंने आकलन किया है कि सरकारी पक्ष ने इस पहलू पर विचार किया होगा कि यदि संविधान के प्रगतिशील सार को हटाने के लिए संशोधन की पहल की जाती है तो वे इसका मुकाबला कर सकते हैं। श्रेष्ठ ने कहा कि संविधान के उन्नत और सकारात्मक पहलुओं पर संशोधन के नाम पर गलत करने की इच्छा किसी की भी सफल नहीं होगी, और यदि कोई गलत विषय जोड़ना चाहता है तो उसे रोका जाएगा। उन्होंने कहा इसलिए संविधान में संशोधन की बात करने से पहले नेताओं को इस संवेदनशीलता का ख्याल रखना चाहिए और इसे जिम्मेदार तरीके से पेश करना चाहिए। संवैधानिक संशोधन का समय अकेले निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तब प्रश्न यह उठता है कि आखिर ओली साहब ने इस तरह की बात क्यों रखी। हो सकता है कि अब देख रहे हैं कि मधेसी पार्टी अब यूनाइट होने लगे हैं, जो पूरे देश में चर्चा है, और सभी मधेश की पार्टी अगर एक जगह आ जाती है, इसमें सबसे ज़्यादा डर मधेसी पार्टी को ही है कि यदि थ्रेशोल्ड का 5% और 3% कर दिया जाता है तो ये लोग बहुत कमज़ोर हो सकते हैं, और वहाँ पर अपर हाउस में जो है सो इन लोगों की संख्या बढ़ सकती है, बड़े दलों की। और इसी को देखकर अब ओली साहब इस तरह की बात बोल रहे हैं। दूसरा, ओली साहब का यह भी चल रहा है कि ये सब बोलकर किसी तरह कांग्रेस पर दबाव डालें, यानी कांग्रेस को अपने कब्जा में कर सत्ता अपनी प्रधानमंत्रित्व का कार्यकाल बढ़ाने की यह चाल हो सकती है। एक प्रकार से तो कांग्रेस को तो मुट्ठी में ले ही लिया है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि कांग्रेस के कारण वो सब चीज़ में सफल नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए वो कांग्रेस पर यह दबाव देना चाहते हैं कि तुम अब चुप रहो और इनको बढ़ने दो। मित्रों, हमने ये संविधान संशोधन के बारे में ओली साहब का जो प्रतिवेदन था उस पर आधारित कुछ विश्लेषण आपके समक्ष रखा है। इस पर इसका दूसरा कड़ी हम कुछ दिन बाद फिर आपके समक्ष रखेंगे। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलें। याद रखिए, हिमालनी टीवी YouTube चैनल। सुना, एक बार फिर आपको धन्यवाद। नमस्कार।